हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ बीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक विद्यालय शिक्षक यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए। और फ्रेंड्स ये जो आज की क्लास आपकी होने वाली है ज़रूरी नहीं है कि आपकी केवल बीपीएससी के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको जो है हिस्ट्री क्वेश्चन बीपीएससी के लिए है और सभी जितने भी आल टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, सपोज दैट जैसे आप मान लीजिए सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स जो है लूसेंट की जीके जीएस जो है वो मेरी क्लास चल रही है यूट्यूब पर। आप लोग खुशबू एकेडमी सर्च करेंगे तो तुरंत आपके सामने ओपन हो जाएगा पेज, तो आप लोग वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, 50 क्वेश्चन की डेली सेट रहेगा। और आप लोग भी जिसको अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताया करिए, जिसको नहीं पता है तो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो केंद्र की नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन हरियाणा, थर्ड ऑप्शन दिया गया राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, और फिफ्थ आंसर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति थी 2020 की, ठीक है, उसको लागू करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने वाला देश का जो प्रथम राज्य बना है वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया का आरंभ किया है। ओके, तो समझ में आया आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोविड-19 टीकाकरण से, सेकंड कह रहा है साक्षरता अभियान से, थर्ड कह रहा है धूम्रपान निषेध से एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड फोर्थ आंसर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित, तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा कमेंट करके बताइए, जिसको पता है फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। और कमेंट करके आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही बिहार में ऑपरेशन प्रहार की। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है ना, वह संबंधित है बिहार में जो पुलिस ने वर्ष 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया है। ठीक है, जो ऑपरेशन प्रहार फ्रेंड्स आरंभ हुआ है वो बिहार पुलिस ने आरंभ किया है वर्ष 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ है, जिससे राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। ओके, तो समझ में आया आप सभी को फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर। तो इसका कौन सा ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। जिसको अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स दिया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी की गणना करता है। तो बताइए जीडीपी की गणना कौन करता है, इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि जीडीपी की। ठीक है, जीडीपी क्या है, इसमें से जिसको पता है आंसर कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स जीडीपी की बात हो रही है, ये है फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, एनएसओ बन गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय जो है एनएसएसओ को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है और इस विलय को सरकार ने 23 मई 2019 को मंजूरी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करंट का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कैसा लग रहा है
आप लोगों को क्लास में कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे IIP का फुल फॉर्म पूछ दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सेकंड कह रहा है इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, BPSC का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो देखिए आप लोगों को इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए आर्थिक संदर्भ में IIP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए IIP का जो फुल फॉर्म होता है वो बताया गया है, भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि खनन, बिजली और विनिर्माण का विकास को दर्शाता है। यह CSO ने, ये फ्रेंड जो है CSO के द्वारा प्रकाशित किया गया है, और इसका पूर्ण रूप औद्योगिक उत्पादक सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है IIP का फुल फॉर्म, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अवध, सेकंड कह रहा है जगदीशपुर, थर्ड कह रहा है बिठूर, फोर्थ कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। 5 ऑप्शन मैंने आपको बताया, जिसको पता है फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुंवर सिंह की बात हो रही, तो कुंवर सिंह जो है फ्रेंड्स जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। कहाँ के, जगदीशपुर की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओके कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है तापक्रम विलोमता का अर्थ है, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, सेकंड कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तापक्रम जो है उसका विलोमता का अर्थ क्या होता है, तापक्रम का अपोजिट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो तापक्रम होता है, इसका अपोजिट होता है अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या है, बढ़ता तापक्रम। तो इसमें जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, बी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सभी को समझ में आया। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए सभी लोग, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओके कंफर्म रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हिस्ट्री के से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, मगध शासक की बात पूछी गई। मगध शासक में बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शीलभद्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विजयसेन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जीवक, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो मगध शासक बिंबिसार था उसका चिकित्सक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए, वरना मैं आपको बता दूं इसमें जो आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए जो मगध साम्राज्य के शासक जो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, ठीक है। कौन था फ्रेंड्स, जीवक था। इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा जीवक, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका, जीवक, ओके। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जीवक था, जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रकोप के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। अतः जो जीवक है, जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था, ठीक है। ये जो जीवक चिकित्सक है इसने क्या किया था, इसने बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनका भी उपचार किया था, ओके। समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बताइए बिहार में जो तुर्क सत्ता थी इसका वास्तविक संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मलिक हसामुद्दीन, सेकंड कह रहा है इब्न बख्तियार खिलजी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इब्राहिम, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये दो ऑप्शन जो है वो सब में कंपलसरी है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही बिहार में जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आप में से किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है
एक सेकंड, इसमें देखिए जो फ्रेंड्स दिया गया है, बिहार में जो तुर्क सत्ता है इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो तुर्क सत्ता है उसके वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इब्न बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने 1193 से 1202 ईस्वी तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कब से कब तक? 1193 से 1202 ईस्वी तक पूर्व बिहार पर अधिकार कर लिया था। और इसी दौरान सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया गया था। कालांतर में क्या होता है, उसमें बंगाल, असम के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओके फ्रेंड्स, समझ में आप सभी को क्वेश्चन कैसा लगा? तो आप लोगों को ये पता चल गया ना, बिहार में जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, बिहार के भारतीय गवर्नर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सेकंड कह रहा है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ब्रज किशोर प्रसाद, और आपका जो डी और ई ऑप्शन है वो कंपलसरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, फटाफट से आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करो तो ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं वो वर्ष 1920 से 1921 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, सिन्हा बनाए गए थे और इस पद पर नियुक्ति होने वाले और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 1915 में ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ये फ्रेंड्स जो हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी, ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कब? 1915 में। और ये बिहार और उड़ीसा के जो भारतीय गवर्नर बने थे ये 1920 से 1921 ईस्वी में। ठीक है, कंफर्म, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक मामलों से संबंधित, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नियुक्ति सीमित, संसदीय सीमित थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि देखिए एक सेकेंड, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो संसदीय समिति की अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, क्योंकि संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है। अथवा अगर हम बात करें जैसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्षता के निर्देशानुसार क्या होता है, कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अतः विकल्प इसमें कौन सा सही है? विकल्प इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, समझ में आया सभी को क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए, 11 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा पृथ्वी, सेकंड बृहस्पति, थर्ड शनि, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फटाफट से आप लोग बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है इसका जो है सूर्य या फिर सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? इसमें आपका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ओके, ई वाला आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्य में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा शिशुनाग, सेकंड कह रहा महापद्मनंद, सी ऑप्शन कह रहा काला शोक, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है
जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, किसके? कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। तो इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? तो इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा सी वाला। ओके, तो सभी को क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आप सभी को 12 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर करवाया था? ये तो सबको पता है, अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया था। और भी बहुत सी चीज़ों का अकबर ने निर्माण करवाया था, और बहुत सी प्रथा जो है, जैसे सती प्रथा हो गया, और आपका जो है कर वसूलना, ये सभी चीज़ें उन्होंने बंद करवाई थी ना, बहुत सी प्रथा जिसको उन्होंने समाप्त करवाया था। ठीक है, वो सब चीज़ें उन्होंने करवाई थी अकबर ने। तो देखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में, थर्ड ऑप्शन सिकंदरा में, और ये डी ऑप्शन रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जिसको पता है कमेंट करके बताइए। तो देखिए इबादत खाना का जो निर्माण हुआ था वो इन्होंने कहाँ पर करवाया था? अकबर ने। तो देखिए अकबर जो है एक मुगल बादशाह थे। अकबर ने जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था, और यह अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रार्थना कक्ष अथवा मीटिंग रूम था। ठीक है, क्या था? प्रार्थना कक्ष अथवा मीटिंग रूम था, जो कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था इबादत खाना के नाम पे। ठीक है, मूल रूप से यह जगत सुन्नी मुसलमानों के एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाई गई थी। हालांकि अन्य धर्म संप्रदायों और अनुयायियों के बीच छोटे मोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया गया था। ठीक है, और बनवाया किसके लिए गया था फ्रेंड्स? जो सुन्नी मुसलमान होते हैं उनको एकत्रित करने और उनकी चर्चा के लिए बनवाया गया था। ओके, तो आप सभी को कंफर्म हो गया कौन सा आंसर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1875 ईस्वी में, सेकंड कह रहा है 1817 ईस्वी में, सी ऑप्शन कह रहा है 1880 ईस्वी में, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो किसको पता है कमेंट करके बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। डेट भी जिसको पता है आप लोग बता दीजिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जो देखिए आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुई थी। 10 अप्रैल 1875। ठीक है, कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के तीसरे चरण में भारत में जागृति के जो चतुर्दिक आंदोलन आरंभ हुआ, उसमें आर्य समाज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्य समाज के कौन कौन से सिद्धांत थे आप सभी को पता है। देखिए एक बार मैं ये भी आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में। अगर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया था सभी शक्तियों और ज्ञान का प्रारंभिक कारण क्या है? ईश्वर है। दूसरा उन्होंने बताया था ईश्वर ही सर्वसत्य है, सर्वव्याप्त है, पवित्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कारण है, केवल उसी की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, किसकी फ्रेंड्स? ईश्वर की पूजा। इन्होंने बताया था कि वेद ही सच्चे ज्ञान ग्रंथ है। चौथा इन्होंने जो मुख्य सिद्धांत दिया था वो दिया था सत्य को ग्रहण करने और असत्यों को त्यागने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि उचित अनुचित के विचार के बाद ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा था मनुष्य मात्र को शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा है कि प्रत्येक के प्रति न्याय, प्रेम और उसकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि ज्ञान की ज्योति फैलाकर अंधकार को दूर करना चाहिए। ये सभी जो ज्ञान दिया था ये स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट न होकर दूसरों की उन्नति के लिए भी यत्न करना चाहिए। जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप सभी की उन्नति के लिए पढ़ा रही हूँ, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्होंने 10वां सिद्धांत क्या बताया था कि समाज के कल्याण और समाज की उन्नति के लिए अपने मत तथा व्यक्तित्व बातों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, और इनमें से जो प्रथम 3 सिद्धांत है वो धार्मिक, और अंतिम जो 7 नैतिक बताया, इन्होंने नैतिक सिद्धांत बताया। ठीक है, 3 उन्होंने धार्मिक सिद्धांत बताए थे, और अंतिम जो 7 सिद्धांत बताया उन्होंने कैसे बताया? नैतिक सिद्धांत बताया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अशफाक उल्ला खान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राजेंद्र लाहिड़ी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सूर्यसेन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं जो 15वां क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन का आंसर आपका है सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है फ्रेंड्स ये कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। सूर्यसेन जो कि उससे फ्रेंड्स किससे, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट। देखिए जो सूर्यसेन है कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है। 9 अगस्त 1925 को जो घटा कांकोरी कांड एक ट्रेन लूट से जुड़ी है, ठीक है। जो कांकोरी कांड जिसे हम इस फ्रेंड्स किससे, ये कांड जो है किससे जुड़ी है, ये एक ट्रेन लूट से घटना से जुड़ी है। इसको हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आंदोलनकारियों ने क्या किया था, इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ में आया आप सभी को कांकोरी कांड क्या है। इससे जो है सूर्यसेन संबंधित नहीं, इससे अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं और राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये 3 लोग जो हैं ये एक क्रांतिकारी हैं, ठीक है। और भी कई क्रांतिकारी इसमें जुड़े हुए थे। और जो है इसकी जो अंजाम किसने दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। ओके, तो इसका जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया आपके संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाग 3, सेकंड कह रहा है भाग 2, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाग 4 एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए 16वें क्वेश्चन का जो है, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ओके, तो कंफर्म रहा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज को क्या करना है, इसको सुदृढ़ बनाना है, मतलब संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। पहला कह रहा है 73वां संशोधन, दूसरा कह रहा है 44वां संशोधन, तीसरा कह रहा है 86वां संशोधन और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड डी ऑप्शन ई लास्ट 5वां ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंचायती राज को लागू करने हेतु जो संविधान संशोधन किया गया था वो भारतीय संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द हैग में, सेकंड कह रहा है लंदन में, सी ऑप्शन कह रहा है पेरिस में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है, ठीक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1986 को हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थित है वो कहाँ पर, हैग में स्थित है, ठीक है। तो जो द हैग है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। और इस न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया गया। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, पेनिकल रामाराम थे, ठीक है। तो देखिए इसके जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय बनाया गया था इसमें जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे कौन थे, पेनिकल रामाराम थे। ओके, इसका फैक्ट्स भी आप सभी को पता चल गया। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताइए और किसको किसको इसका आंसर पहले से पता था
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समवर्ती सूची, सेकंड ऑप्शन कह रहा है संघ सूची, सी ऑप्शन कह रहा है आपका अवशिष्ट विषय, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है वह जो विषय है यह भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, किसमें शामिल है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, फर्स्ट आंसर जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभ्यारण्यों को सामुदायिक वन समुदाय अधिकार प्राप्त है। तो देखिए यहाँ बात हो रही, जो छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभ्यारण्यों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अचानक मार बाघ अभ्यारण्य, सेकंड कह रहा है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, या फिर ये दोनों ऑप्शन जो है आपका सब में सेम आपको देखने को मिलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इन सब में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो दो बाघ है, ठीक है, दो बाघ अभ्यारण्य, अचानक मार बाघ अभ्यारण्य और दूसरा कौन सा है, उदंती सीता नदी। ठीक है, ये दोनों जो है कहाँ पर है, ये आपका दोनों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बाघ अभ्यारण्य को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है। सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र सामान्य वन भूमि होते हैं जिन्हें क्या होता है, किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग हेतु पारंपरिक रूप से आरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका अचानक मार और उदंती सीता बाघ अभ्यारण्य, ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका आ गया, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो फ्रेंड्स, देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे करेवा की। ठीक, करेवा जो है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन कह रहा है केला के लिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है केसर के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि आपका आम के लिए, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए जो करेवा है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके फ्रेंड्स बताइएगा कि आप लोगों में पहले से किसको पता है कि करेवा नाम आप लोगों ने क्या पहले सुना है, करेवा नाम आप लोगों ने क्या पहले सुना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही करेवा, करेवा आई मीन क्या होता है, करेवा मतलब केसर सैफ्रोन होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में करेवा जो है करेवा यानी कि केसर सैफ्रोन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों को हिमोड़ी पर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। ठीक, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट है वो आंसर आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। कितने लोगों को पहले से इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता था, कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। ठीक, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेलों का उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है सेल, सेकंड कह रहा है संगमरमर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ग्रेनाइट, एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेलों का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किस मिट्टी की बात हो रही है, अवसादी सेलों की। ठीक है, मैं आपको एक क्लास दूंगी, उसमें मैं आपको केवल अवसादी सेलों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अवसादी सेलों का निर्माण 3 चरणों में होता है। ठीक है, अवसादी सेलों का जो निर्माण होता है वो 3 सेलों में होता है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो उसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी एक मिनट, इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा फर्स्ट। ठीक है, सेल इसमें जो है ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सेल होता है इसको मैंने आपको क्या बताया, अवसादी सेलों का जो निर्माण होता है वो 3 चरणों में होता है। किस प्रकार से होता है, तो पहला देखिए सेलों का विखंडन, टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण, और जो तीसरा होता है वो सील भवन
होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बताएं अवसादी सेल जो है, अवसादी चट्टानों किस प्रकार के बनने की विधि होती है, तो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल होते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल होते हैं, और तीसरा होता है रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है। ठीक है, तो जो आपका ये सुरंग पत्थर, चूना पत्थर आता है, ये सभी कैसे बनते हैं? देखिए, जो रासायनिक रूप से जो निर्मित अवसादी सेल होते हैं ना, जिस चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण क्या होता है, जो बनने वाली जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुरंग पत्थर, चूना पत्थर, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? जो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा होती है वो सदैव कैसे रहती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर रहती है, सेकंड कह रहा है सूर्य से दूर रहती है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर रहती है, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? जो पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा की जो दिशा होती है वो सदैव कैसी होती है? किसी को पता है आप लोगों में से? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पुच्छल तारा होता है, पुच्छल तारे की जो दिशा होती है, उसकी जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव सूर्य से दूर होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? वो सदैव जो है वो सूर्य से दूर रहेगी, क्योंकि देखिए जो पुच्छल तारा होता है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं, जो पुच्छल तारा होता है वो सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पुच्छल तारा जो है, ये तारा जो है ये सौरमंडलीय निकाय होते हैं, जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं, और ये छोटे छोटे खंड में होते हैं। ठीक है, यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में करते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कैसे, सॉरी एक मिनट, लोग कैसे परिक्रमा करते हैं? इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं ना, आप लोगों ने मतलब देखा होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकंड, यहाँ पे ये रफ हो गया। देखिए इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा, ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, सूर्य से दूर। ओके, तो इसके बाद मैं आपको क्या बता रही थी, जो ये धूमकेतु होते हैं ना, ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं एक अंडाकार पथ में, लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। और जो कुछ धूमकेतु होते हैं उनका जो पथ वलयाकार होता है, और वो मात्र एक ही बार दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले जो धूमकेतु होते हैं वो एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं, और अधिकतर जो धूमकेतु होते हैं वो बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जो पुच्छल तारे होते हैं उनकी जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव सूर्य से क्या होती है? दूर होती है। ओके, कंफर्म हो गया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हैंगबर्ग, सेकंड कह रहा है तिलात पट्टी, सी ऑप्शन कह रहा है मानेन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है इसमें से एक से अधिक। तो देखिए जो इसमें कौन सा जो है भ्रंश जो है वो संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भ्रंश की बात हुई तो मानेन भ्रंश जो है वो संबंधित है। ठीक, कौन सा फ्रेंड्स? मानेन भ्रंश जो है वो संबंधित है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है कौन सा? मानेन भ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोभी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अरनिया, सी ऑप्शन कह रहा है कालाहारी, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट रहेगा। जो गोभी है, गोभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्रों में स्थित होता है। और गोभी जो है, गोभी दुनिया के ठंडे रेगिस्तान में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। गोभी एक क्या है? गोभी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। ठीक है, गोभी क्या है? एक मंगोलिया शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। ओके, तो 25 क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितने क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं आप सभी को कैसे लगे, और इसमें से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए मैंने जो जितने भी ऐप है, जितने भी जो मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये सभी मैंने आपको
एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया सभी ऐप के बारे में। तो देखिए मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और फ्रेंड्स देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, वो 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये 5 जून को ही लॉन्च किया गया था। क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जून से पहले जलवायु परिवर्तन हेतु युवाओं को एकजुट करने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो आप सभी को फ्रेंड्स समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो ये ऐप मिशन लॉन्च किया गया था ना, तो लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28, ठीक है। 27वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है झारियाँ, सेकंड कह रहा है रानीगंज, थर्ड ऑप्शन कह रहा है धनबाद, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए भारत में जो प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था, ठीक है, क्वेश्चन आपका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत में प्रथम कोयला खान खोदा गया था, वो दामोदर नदी के तट पर रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। ठीक है, कहाँ पे फ्रेंड्स खोदी गई थी, तो ये दामोदर नदी के तट पर रानीगंज यानी कि पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। ठीक है, कौन सा इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आंसर जो आपका इसमें करेक्ट रहेगा, बी वाला आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो कि 1774 ईस्वी में यहाँ से वाणिज्य स्तर पर कोयला खनन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया गया था, 1774 ईस्वी में, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में इसका जो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। पहला आंसर कह रहा है संथाल, दूसरा कह रहा है कोल, तीसरा कह रहा है भील, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो देखिए मैं आपको इसमें बता दूं, इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, तो भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी भील थी। ठीक है, कौन सी थी फ्रेंड्स, भील थी। जबकि दूसरे नंबर पे कौन थी, गौड़ थी। सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे अधिक जनजाति किसकी थी फ्रेंड्स, भील की थी। ठीक है, किसकी, तो भील की थी। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भील की जनजाति थी कितनी थी, 17 करोड़ 71 लाख 49 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 और 30, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आज की क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है इसको आज मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कह रहा है। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पहला आंसर कह रहा है पवन द्वारा, सेकंड कह रहा है नदी द्वारा, थर्ड कह रहा है सागरीय तरंगों द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है, तो देखिए यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो हिमनदों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, हिमनदों द्वारा होता है। और इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो यू आकार की घाटी होता है, यू आकार की घाटी का नामांकन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। और पर्वतीय भागों में हिमनदियों द्वारा बनाई गई घाटी जो है पार्श्ववर्ती और तली अपर्दन के कारण सपाट तल वाली तथा चौरस खुली हुई होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रोडेंट,
सेकंड कह रहा कंगारू, थर्ड कह रहा चमगादड़, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित इन चारों मतलब पांचों क्वेश्चन में से आंसर में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, निष्क्रियता नहीं दर्शाता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो शुष्क गर्म अवधि को निष्क्रिय अवस्था में बिताने वाले प्राणी ग्रीष्म निष्क्रियता वाले प्राणी कहलाते हैं। इनमें से जैसे मरुस्थलीय कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सैलामेंडर हो गया, गिरगिट हो गया। क्रेकर सीरीज यानी कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षा विद्यालय की मैं तैयारी करा रही हूँ आप सभी लोगों को। और फ्रेंड्स, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये है आपका पीआरटी के लिए, ठीक है, 1 to 5 क्लास के लिए, जो एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग स्टार्ट मैं करती हूँ क्लास को, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जितना भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिनको नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन का आंसर लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको करा दिया था, फर्स्ट से लेकर के फ्रेंड्स आपका 30 क्वेश्चन तक हो चुका था। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो फ्रेंड्स क्लास है वो मैं इसको आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी 30 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आप सभी का हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट था, आप लोगों को मैं बोली थी आंसर बताने के लिए, ठीक है। मैं आंसर आप लोगों को नहीं बताई थी। तो इसमें से फर्स्ट दिया गया है रोडेंट, बी दूसरा दिया गया है कंगारू, तीसरा दिया गया चमगादड़, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो जिसको पता है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दी थी, नहीं बताई थी, मैंने कहा था कल की क्लास में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप में जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग बताइए, जिसको नहीं पता है उसको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी वाला आंसर, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ग्रीष्म निष्क्रियता के बारे में, यानी कि जो सूक्ष्म गर्म अवधि को निष्क्रियता अवस्था में बिताने वाले प्राणी होते हैं उन्हें ग्रीष्म निष्क्रियता वाले प्राणी कहलाते हैं। इसमें जैसे मरुस्थलीय कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, सैलामेंडर हो गया, गिरगिट हो गया, हेजहाग हो गया, घोंघा आदि जैसे प्राणी आते हैं, ठीक है। और जिसको अगर हम फ्रेंड्स बात करें, जो शीतकाल में सुषुप्तावस्था में बिताने वाले प्राणी, जिसको शीत निष्क्रियता वाले प्राणी कहलाते हैं, इसमें जैसे चमगादड़ आपका आ गया, कंगारू आ गया, रोडेंट आ गया, भालू आदि आते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका डी वाला आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन नंबर 30 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है WG आर्जर, सेकंड कह रहा है राय कृष्णदास, थर्ड आंसर कह रहा है CWH जर्सी, एंड डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आप में से जिसको पता है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें राजपूत पेंटिंग के लेखक है ना, इसमें उसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि राजपूत पेंटिंग के जो लेखक होते हैं उनका नाम है आनंद के कुमार स्वामी जी, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर ई वाला करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? याद रखिएगा, आनंद के कुमार स्वामी जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, लोक कला का संबंध है। बताइए लोक कला का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आधुनिक कला से, सेकंड कह रहा है चित्रकला से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रागैतिहासिक कला से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो लोक कला का संबंध किससे है? किसको पता है फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए जिसको पता है। तो देखिए जो लोक कला होता है ना, लोक कला का संबंध जो है फ्रेंड्स वो होता है, लोक कला का संबंध होता है क्षेत्रीय कला से होता है, क्योंकि जो सामान्य जनमान के बीच व्याप्त कला के विभिन्न रूपों की प्रकृति जो होती है वो स्थानीय होती है। जैसे कि बिहू भी लोक नृत्य है और झिझिया भी लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू क्या है? एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य? आप लोग कमेंट करके बताइए। झिझिया कहाँ का लोक नृत्य? ये भी आप कमेंट करके बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे लोक कला की बात हो रही, ठीक है। लोक कला का संबंध किससे होता है? क्षेत्रीय कला से होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, आंसर नंबर ई वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 दोनों में कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर ई। ओके, आपका ई वाला ऑप्शन जो है दोनों में करेक्ट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? फर्स्ट कह रहा है भारत से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दक्षिण कोरिया से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जापान से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आप में से किसी को पता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो दक्षिण कोरिया, यहाँ पे बात हो रही है वाशिंगटन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, ठीक है। क्योंकि जो ह्योनसैंग 8 ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के उत्तरी कोरिया के सफल प्रक्षेपण को देखते हुए इस समझौते में कोरियाई प्रायद्वीपीय में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने, परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिणी कोरिया के परमाणु क्षेत्रों में हो रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया आंसर जो कौन सा करेक्ट है, दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो आंसर बी वाला आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो वो है फ्रेंड्स आपका दक्षिण कोरिया से, ठीक है। क्योंकि दक्षिण कोरिया में क्या है, अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने के लिए परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिणी कोरिया के परमाणु क्षेत्र में ही रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी गई है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन नंबर आप सभी को समझ में आ गया। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एपड़ का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। बोल रहा है कि एपड़ का संबंध किस राज्य से? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में से किसको पता है एपड़ का संबंध जो है किस राज्य से है? किसको पता है एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो एपड़ है, एपड़ का संबंध जिसको पता है आप लोग बताइए, फटाफट से आप लोग कमेंट किया करिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि मैंने जितना क्वेश्चन कराया है उतने क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन करेक्ट रहा, ठीक है। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए एपड़ का जो संबंध है वो फ्रेंड्स है उत्तराखंड राज्य से, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट रहेगा। किससे है फ्रेंड्स? उत्तराखंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 12, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 13, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 9 एंड डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है वो आपको सेम देखने को ही मिलेगा सभी में, मतलब उन उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल जो संख्या मानी गई है वो फ्रेंड्स मानी गई थी 22, ठीक है। कुल श्रुतियों की संख्या जो है वो 22 मानी गई थी। जो इसमें ऑप्शन में 22 नहीं दिया गया तो इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आंसर नंबर ई जो है ये आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपको बता दिया है, जो 34वां क्वेश्चन इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 35 क्वेश्चन का जो है ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सभी लोग चलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 30 अगस्त, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 29 अगस्त एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है 31 अगस्त, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको पता है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोगों को, इसमें सारे खेल, विश्व के खेल दिवस जितने हैं, मतलब जो भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो हो सकता है फ्रेंड्स मैं 26 जनवरी के दिन उसको डाल दूंगी, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो एक वीडियो जो है आपका किसी भी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर उससे हमेशा पूछे जाते हैं। तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं या फिर विश्व दिवस जो मनाए जाते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है खेल दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टेट सुपर टेट किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका
हर वनडे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो है दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है खेल दिवस। तो देखिए फ्रेंड, जो खेल दिवस है ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, आप में से अगर जिसको पता होगा तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहा। ओके, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महर्षि पतंजलि, सेकंड ऑप्शन कह रहा है महर्षि नारद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है महर्षि देवदत्त एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड, जिसको पता है बताइए फटाफट से कमेंट करके, योग दर्शन के लेखक कौन है? तो देखिए योग दर्शन के जो लेखक है इसका आंसर करेक्ट रहेगा, आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा, महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, जो योग दर्शन के लेखक हैं, और ये जो है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ इनका कौन सा योग दर्शन है, और इसके लेखक कौन है? पतंजलि हैं। ओके, याद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सभी लोग फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? क्या पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे? जीन नामक प्रोटीन जो है वो किस फसल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मक्का से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सोयाबीन से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जौ से, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसको पता है जीन नामक प्रोटीन जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जीन नामक प्रोटीन है इसका संबंध है आपका मक्का से। ठीक है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मक्का से। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? दुकाजी उद्देश्य की। ठीक है, गाय की कौन सी जो नस्ल होती है वो दुकाजी उद्देश्य की है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिंधी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जर्सी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है थार पारकर, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? गाय की कौन सी नस्ल जो है वो दुकाजी उद्देश्य की है? कौन सी नस्ल है फ्रेंड्स जो दुकाजी उद्देश्य की है? किसी को पता है? तो देखिए जो गाय की थारपारकर जो है, थारपारकर नस्लें जो होती हैं ये दुकाजी उद्देश्य की होती हैं। ठीक है, कौन सा आंसर फ्रेंड्स में आपका करेक्ट रहेगा? इसमें आपका आंसर जो है थर्ड आंसर आपका करेक्ट रहेगा। थारपारकर जो है ये दुकाजी उद्देश्य की होती है। ठीक है, ये जो गाय होती है दुकाजी उद्देश्य की होती है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स आपकी थारपारकर गाय होती है जो दुकाजी उद्देश्य की होती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? एक बार ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? गैर संचारी रोग, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी के बारे में पूछा गया है, गैर संचारी रोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कैंसर, सेकंड दिया गया मधुमेह, थर्ड ऑप्शन दिया गया मलेरिया, एंड डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो देखिए जो गैर संचारी रोग क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। आप लोग में से अगर आपको पता है जिसको गैर संचारी रोग, तो कमेंट करके बताइए। देखिए जो गैर संचारी रोग होता है ना, वह चिकित्सालय स्थितियां या रोग है जो संक्रामक कारकों के कारण नहीं फैलता है, यानी किसी गैर संचारी रोग को जो है दीर्घकालीन बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है ये लंबे समय तक बनी रहती है तथा अनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन का परिणाम होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये रोग जो होते हैं ना वे पुरानी स्थितियां हैं जो बच्चे, किशोरों और वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता एवं मृत्यु का कारण बनती है। यदि उन्हें अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, एनसीडी में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा आदि शामिल होते हैं। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो एनसीडी जो है वो रुग्णता और मृत्यु का मुख्य कारण होती है। अगर फ्रेंड्स हम देखिए संचारी रोग के बारे में बात करें, संचारी रोग क्या होता है, उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, सीधे संपर्क का परोक्ष होता है, परोक्ष रूप से होता है, जैसे भोजन, जलवायु इत्यादि माध्यमों से क्या होता है वो स्थानांतरित होता है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है, उसको क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग को संक्रामक रोग के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सभी क्या होता है आपका, ये सभी मलेरिया रोग है। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, संचारी रोग है। और यहाँ पे गैर संचारी रोग पूछा गया है, तो गैर संचारी रोग जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, अस्थमा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
यानी कि इसमें कैंसर और आपका मधुमेह हो गया, ठीक है। मलेरिया जो है फ्रेंड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो आज आप सभी को समझ में आ गया कि गैर संचारी रोग और आपका जो है संचारी रोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आप लोगों को ये में से मतलब आपको मैंने क्या बताया, संचारी रोग और असंचारी रोग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, गैर संचारी बोल दिया गया, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये क्या है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग है। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, केसर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कौन से केसर जो है किससे प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केसर प्राप्त किया था पुष्प वर्तिका से, सेकंड कह रहा है पत्ती से, सी ऑप्शन कह रहा है बाह्य दल पुंज से। तो डी ऑप्शन और ई ऑप्शन आपका यही दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आपका इसका करेक्ट रहेगा बताइए कमेंट करके आप लोग। केसर किससे प्राप्त होता है, केसर क्या है, केसर किससे प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो केसर होता है ना, केसर पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। अब देखिए आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि पुष्प वर्तिका क्या होती है, ठीक है। अगर आप लोग बायो से पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट है तो आप सभी को पता है कि पुष्प वर्तिका क्या होती है। तो देखिए जो केसर होता है वो पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। केसर के नैसर्गिक उत्पत्ति स्थान कश्मीर व दक्षिण यूरोप में है, ठीक है। केसर कहाँ से प्राप्त होती है, कश्मीर और दक्षिण यूरोप से प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी आप लोग जान जाइए कि केसर कहाँ से प्राप्त, ये तो आपको पता है केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ के किस भाग से केसर मिलता है, तो पुष्प वर्तिका से मिलता है। अगर हम बात करें केसर जो है, केसर की उत्पत्ति स्थान कहाँ से होती है, तो कश्मीर और दक्षिण यूरोप से होती है। और यह जो है स्पेन से मुंबई में बहुत आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, स्पेन से मुंबई में बहुत आता है और भारतवर्ष के बाजारों में बिकता है। ईरान, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, चीन और फारस आदि का केसर शुद्ध होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ का अगर हम बात करें शुद्ध होता है केसर, तो ईरान, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीक, तुर्की, चीन और फारस का जो केसर होता है वो शुद्ध रूप में माना जाता है। ओके, समझ में आ गया सभी को। केसर जो है फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त होता है, तो पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है और इसको जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो कश्मीर और दक्षिण यूरोप है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका फुल जानना है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 24, सेकंड दिया गया 26, थर्ड ऑप्शन दिया गया 28 एंड डी और ई ऑप्शन आपका जो है सब में सेम रहता है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ई अलावा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसको पता है मानव शरीर में पसलियां कितनी होती हैं, जिसको पता है बताइए। देखिए मानव शरीर में पसलियां कितनी होती हैं, तो देखिए मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है 24, ठीक है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 24 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है। टीएबी का जो टीएबी का टीका लगता है वो किस रोगों से बचाव करता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो टीएबी का टीका होता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है मियादी बुखार, सेकंड दिया गया डिप्थीरिया एंड सी ऑप्शन दिया गया काली खांसी, डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें जो है टीएबी का टीका किस रोग के बचाव से लगता है, ठीक है, किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ये थोड़ा सा पीडीएफ जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। तो देखिए टीएबी का जो टीका है किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं टीएबी का टीका होता है ये मियादी बुखार से बचाव के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका मियादी बुखार देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्लियर रहेगा। टीएबी का जो टीका लगाया जाता है वो मियादी बुखार के रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। और अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जो है कब लगाया जाता है, तो ये 2 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उनको टाइफिम VI का सिंगल डोज और 2 साल के बाद बूस्टर डोज देना चाहिए, ठीक है। और 6 साल की उम्र में जो बच्चों को TY20A का टीका हर 48 घंटे में 4 बार देना चाहिए और 2 साल बाद बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आप सभी को टीएबी का जो टीका लगाया जाता है वो मियादी बुखार के लिए लगाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना ये जो दिवस वाला है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक क्लास दूंगी अच्छे से, और सॉरी फ्रेंड्स एक क्लास में उसको आपको फुल डिटेल्स बता दूंगी सारे दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 25 जून, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 20 जून, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 28 जून एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है, ये तो काफी ज्यादा फेमस है, सभी लोग घर घर में मनाते हैं। तो वो फ्रेंड्स है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है, ई ऑप्शन जो है आपको करेक्ट रहेगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। कितने तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 जून को। ओके, याद रखिएगा 21 जून। नेक्स्ट आपका दिया गया है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? ठीक है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रेशमी वस्त्रों में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सूती वस्त्रों में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नायलॉन वस्त्रों में, एंड जो यहाँ आपका ऑप्शन रहता है ऑप्शन डी और ई जो है ये सभी में सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। तो आप सभी को जिसको पता है आप लोग बताइए किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रेशमी वस्त्र, ठीक है, जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसमें गोंद के कलफ का उपयोग होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में आप लोगों का स्कोर भी मैं पूछूंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशमी वस्त्रों में जो है कलफ के उपयोग होता है, वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप सभी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 45। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर, ठीक है, संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 7, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 8, सी ऑप्शन कह रहा है 11, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आप लोगों ने देखिए आंसर जो कमेंट किया करिए ना, ऐसे किया करिए 46.46 पॉइंट आपका ए है, 46.2 है, ऐसे करके आप लोग आंसर कमेंट किया करिए। ठीक, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46 में हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर जो है कितने स्वर होते हैं? तो आप लोग देखिए इसमें जो है 7 दिया गया, 8 दिया गया, 11 दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो होता है फ्रेंड्स 12 स्वर होते हैं। ठीक, कितने वॉवेल होते हैं? 12 वॉवेल होते हैं। याद रखिए कितने वॉवेल आपको मैंने बताया, 12 वॉवेल बताए। ओके, 12 वॉवेल होते हैं। ठीक है, 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ठीक है, 4 ताल का जो प्रयोग किया जाता है किस गायकी के साथ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ध्रुपद, सेकंड ऑप्शन कह रहा है तराना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ख्याल, एंड डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है आपका सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको पता है 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 में, इसमें आपका जो ध्रुपद होता है, ठीक है, 4 ताल का प्रयोग जो है फिर ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। ठीक है, किसके साथ किया जाता है? ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, और आज की क्लास का ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछा गया? तबला वादक के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रामदास शर्मा, सेकंड ऑप्शन दिया गया जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन दिया गया अहमद जान धिरकवा, एंड डी और ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है तबला वादक नहीं है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तबला वादक की बात हो रही, तो देखिए जो तबला वादक होते हैं ना, तो रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है। ठीक है, जो रामदास शर्मा है इसमें ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा, ये जो है तबला वादक नहीं है। ठीक है, बाकी ये जाकिर हुसैन और अहमद खान थिरकवा जो हैं, ये दोनों लोग जो हैं फ्रेंड्स, ये लोग रहेंगे क्या, सॉरी एक सेकंड, ये लोग तबला वादक हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मुंबई, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चेन्नई, और डी और ई वाला ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? कमेंट करके बताइए
कि जो प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है वो कहाँ पर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन आपका चेन्नई। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया प्रथम बार जो किया गया था, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजित कहाँ पे किया गया था। जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सेकंड जो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पे चले हम लोग। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 से देखिए क्या कह रहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्लूटो ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन कह रहा है रूसो ने, एंड डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किसने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की मैदान की आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो है ये कहा है किसने, ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कहा है, ये विचारक जो है स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है, सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1957, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1960। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा फ्रेंड्स क्या कह रहा है 1957 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन 1957, सेकंड 1955 और थर्ड ऑप्शन 1960 कह रहा है, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसमें कहा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सर्वप्रथम सन 1948 में यूपी के इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई थी, जिसमें क्या हुआ था इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में इस क्या हुआ था फ्रेंड्स 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत में व्यापक ग्रामीण विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम क्या था, सामुदायिक विकास योजना रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था, ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया था, और यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कहा गया है कि तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर है वाला आंसर जो करेक्ट रहेगा वो 1948 है। ठीक है, तो इसमें आपका 1948 नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका करेक्ट है आंसर ई वाला। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर जो है आपका 1948 करेक्ट रहेगा, 1948। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, भारत में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो किसने दिया था जो है बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में दिया गया था, या फिर केशवानंद भारती के मामले में, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका इसमें कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो कब दिया था, तो इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था। ठीक है, किसके मामले में दिया गया था, केशवानंद भारती के मामले में दिया गया। तो इसमें आपका जो आंसर है सी आंसर जो है आपका इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए केशवानंद भारती जो हैं, भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। ठीक है, जो केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था उसमें केरल राज्य के मामले में 68 दिन सुनवाई हुई थी, और यह तर्क वितर्क जो है 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था।
मतलब कि फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। ठीक है, जिसमें क्या निर्णय हुआ था फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए निर्णय क्या हुआ था, संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व थे जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता था। जैसे कि निम्नलिखित, जैसे मैं आपको बता दूं, पहला बता दूं कि संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किसमें वर्णित है, ये 368 के तहत किया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 68 दिन सुनवाई हुई थी। ठीक है, इसलिए संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 68 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 368 के तहत किसको किसको रखा गया है, तो पहला मैं आपको बता दूं, संविधान की सर्वोच्चता को, विधायिका को, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के बंटवारा को, गणराज्यात्मक एवं लोकतंत्रात्मक स्वरूप वाले सरकार को, और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। ठीक है, इतनी चीजों का उसमें क्या है, उल्लेख मिलता है किसमें, आपका 368 में। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स जो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में बताया है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया क्या है और किस प्रकार से इसमें जो है सिद्धांत बताया गया था। मैंने आपको पूरा फुल डिटेल्स में बता दिया है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 368 है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 201, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 108, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 213, अनुच्छेद 213। डी और ई ऑप्शन आपका जो है वो सभी में सेम, हमने कहा सभी में सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो देखिए इसमें जो बात कही गई है फ्रेंड्स, ये जो है इसमें आपका आंसर जो है कौन सा करेक्ट रहेगा, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, जिसको पता है। ठीक है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ठीक है, इसमें आपका 201 जो है, अनुच्छेद 201 में क्या है, ये जो है इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ओके, समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। 54 क्या कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। जिसके सदस्य कौन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 54 जो है इसमें कह रहा है 54 में कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जो होते हैं वो दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका इसमें आपका करेक्ट रहेगा, आंसर नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सभी को समझ में आया है 54 क्वेश्चन नंबर, जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके जो सदस्य होते हैं वो सदस्य जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर करिए। कौन सा देश जो है फ्रेंड्स दक्षेस का सदस्य नहीं है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा, आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए।
कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। जिसको पता है जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता है मैं उसको आंसर बताती हूँ इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका इसमें बांग्लादेश, सेकंड कह रहा है नेपाल, थर्ड कह रहा है जापान एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए जो 55 क्वेश्चन नंबर 55 है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इसमें आपका जो जापान देश है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा देश फ्रेंड, जो जापान देश है ये दक्षेस का सदस्य नहीं माना जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक क्या है, बीज की संतति है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रमाणित बीज, सेकंड कह रहा है आधारी बीज एंड सी ऑप्शन कह रहा है पंजीकृत बीज। इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए जिसको पता है आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो आपका जो डी और ई ऑप्शन रहता है वो सभी में सेम रहता है। ओके, तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। केंद्रीय बीज की संतति है, कौन सा आंसर करेक्ट है। केंद्रीय बीज की संतति क्या होती है। देखिए जो प्रजनक होता है, प्रजनक बीज जो होता है वो केंद्रीय बीज की संतति होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। इसमें आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपके इनकरेक्ट रहेंगे। आंसर आपका क्या करेक्ट रहेगा, केंद्रिकी बीज होता है। जो केंद्रिकी बीज होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने आपको बताया वो प्रजनक बीज होता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसकी जो होती है केंद्रिक बीज कहलाती है। ओके, जिससे क्या होता है उनकी। नेक्स्ट आगे फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुसंगित पौधा संस्थान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भोपाल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लखनऊ एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, कमेंट करके बताइए जिसको पता है। केंद्रीय औषधि एवं सुसंगित पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा, पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसको पता है आप लोग आंसर बताइएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि इसका कितना करेक्ट रहा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए 57 का जो केंद्रीय औषधि एवं सुसंगित पौधा संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। आंसर इसमें आपका लखनऊ करेक्ट रहेगा, आंसर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 है। मार्मालेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, उपयुक्त फल कौन सा है। मार्मालेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है माल्टा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जामुन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बेल एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका मार्मलेड है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो होता है वो माल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, माल्टा आ गया। ठीक है, मार्मालेड से माल्टा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नई दिल्ली एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। जिसको पता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये जो 59 क्वेश्चन नंबर है तो इसमें फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसमें आपका जो है फर्स्ट आंसर जो है ये करेक्ट रहेगा। ओके, तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो आप लोग अपना जो स्कोर है अब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा किसका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ इसमें से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट था। ओके, तो अब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सल्फाइड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। जिसको पता है फटाक से आंसर कीजिएगा। ठीक है,
तो बताइए जो जेली है, जेली फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं जेली जो होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए जो परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है उसमें ना तो सल्फाइड होता है, ना पैक्टिन होता है, ना सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं जो जेली बनाने के लिए यूज किया जाता है सुगर यानी कि शर्करा परिरक्षक का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका फ्रेंड्स यूज किया जाता है, शुगर का यूज किया जाता है, ओके। आप लोग याद रखिएगा किसका यूज किया जाता है, तो वो आपका आंसर रहेगा। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत छोड़ो का जो नारा है यह नारा किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूसुफ मेहर अली, एंड डी और ई ऑप्शन जो है ये आपका सभी में जो है कॉमन रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें जो है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, किसको पता है फ्रेंड्स भारत छोड़ो का जो नारा है ये किसने दिया था। तो देखिए इस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए जो ये आपका क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो का नारा। तो देखिए वर्ष 2017 में देश ने भारत छोड़ो जिसे अगस्त क्रांति, ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान इस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैं आपको बता रही थी कि इस दौरान क्या हो रहा है, जब 75वीं वर्षगांठ मनाई गई तो इस दौरान इस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में चर्चा की गई, ठीक है, जिसमें से भारत छोड़ो का नारा भी शामिल था। आपको पता होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए यूसुफ मेहर अली का नाम लिया था। किसका नाम लिया था फ्रेंड्स, तो यूसुफ मेहर अली का नाम लिया था, ओके। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका आंसर जो करेक्ट है वो है आंसर जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। दरअसल क्या होता है, जो मेहर अली ही वह शख्स था जिन्होंने क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसे गांधी जी ने 1942 में भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गए सबसे बड़े आंदोलन के लिए अपनाया था। 23 सितंबर 1903 को जन्मे यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान वह 8 बार जेल भेजे गए थे और 1942 में जेल में बंद होने के बावजूद वह बम्बई अब मुंबई के मेयर चुने गए थे। यूसुफ मेहर अली ने कई किताबें भी लिखी जिनमें द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ए ट्रिप टू पाकिस्तान समेत कई किताबें शामिल हैं, ओके। तो फ्रेंड्स इसमें जो भारत छोड़ो का नारा दिया था ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कब दिया था, तो ये 23 सितंबर 1930 ईस्वी में, 23 सितंबर 1903 को जन्मे यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इसमें देखिए फ्रेंड्स कहा गया है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बात हो रही है कि वह प्रथम नेता जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बीपी बलिया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एनएम लोखंडे, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसमें क्या किया था, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इनमें से जो बीपी बलिया हैं और लाला लाजपत राय, इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं 1890 की बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक जो हैं वो एनएम लोखंडे थे, ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडे। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा एनएम लोखंडे, ठीक है। क्या फ्रेंड्स मैंने आपको नाम बताया एनएम लोखंडे, यानी कि आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर है आपका सी, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है 62 क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 63 क्वेश्चन नंबर की। तो 63 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महादेव देसाई, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्यारेलाल नैयर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है महादेव देसाई, ठीक है। तो 63 क्वेश्चन में जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें जो आपका ये है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए भारत की जो संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लंदन में
12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बता दूं मैं, यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। कुछ अन्य नेताओं ने भाग लिया, जिनमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम बिड़ला एवं मीराबेन शामिल थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो फ्रेंड्स हुआ था वो 1932 में आयोजित हुआ और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स समझ में आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए जो मैंने आपको पहला गोलमेज सम्मेलन बताया 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें भी कांग्रेस से किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था, ना पहले में भाग लिया था ना तीसरे में भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो जिसमें कौन लिए थे भाग, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए फ्रेंड्स, क्लियरिटी नहीं है, एक सेकेंड ना रुकिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बेटा और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में अपना स्कोर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना कि कितना क्वेश्चन आप सभी का करेक्ट रहा। ओके मम्मी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। ठीक है, 2 पार्ट में। आज फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको 61 क्वेश्चन नंबर बताने जा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर जो है वो करेक्ट रहा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है यूसुफ मेहर अली, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो इसमें जो फ्रेंड्स भारत छोड़ो का नारा जो दिए थे वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और अगर हम फ्रेंड्स बात करें यूसुफ मेहर अली ने ये जो नारा दिया था कब दिया था, तो इन्होंने 23 सितंबर 1903 को यूसुफ में जन्मे जो है मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेता थे और नेता में से एक थे। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के जो आंदोलन के दौरान वह 8 बार जेल भेजे गए थे और 1942 में जेल में बंद होने के बावजूद वह बम्बई में मेयर चुने गए थे। ठीक है, और यूसुफ मेहर अली ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें से उनकी जो प्रमुख किताबें हैं जैसे द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ए ट्रिप टू पाकिस्तान समेत कई किताबें उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए आपने क्या क्या जाना कि जो यूसुफ मेहर अली हैं इनका जन्म जो है यूसुफ में हुआ था, और ये जो है फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता के एक नेता थे और इन्होंने भारत के आज़ादी के टाइम पे ये 8 बार जेल गए थे। ओके, और 1942 में फ्रेंड्स जेल में बंद होने के बावजूद भी ये मुंबई के मेयर चुने गए थे। ओके, और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी, जिनमें से इनकी जो प्रमुख किताबें हैं द प्राइस ऑफ लिबर्टी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और सेकंड बुक जो है वो ए ट्रिप टू पाकिस्तान। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स आप सभी को आंसर समझ में आया कौन सा आंसर था करेक्ट। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट रहेगा थर्ड आंसर। ठीक है, करेक्ट आप सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए किसको इसका आंसर पहले से पता था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 जो है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है PV वालिया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है NM लोखंडे, और नेक्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो देखिए 1890 की बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक जो हैं वो NM लोखंडे थे, यानी कि नारायण मेघाजी लोखंडे थे। ओके, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका आंसर जो है करेक्ट है
आंसर नंबर आपका सी। ओके, आई होप आप सभी को जो है सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इनमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महादेव देसाई ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्यारेलाल नैयर ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि भारत की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें जो कांग्रेस थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 7 सितंबर 1931 को आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था और कुछ अन्य नेताओं ने भी भाग लिया था, जिनमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम बिड़ला एवं मीरा बेन शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज की बात हो रही तो आप देखिए याद रखिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें जो है ये आपका कब आयोजित हुआ था। तो ये आपका 7 सितंबर 1931 को आयोजित हुआ था। और फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था और कुछ अन्य नेताएं कौन कौन थे जिन्होंने भाग लिया था फ्रेंड्स, जिनमें महादेव देसाई आते हैं, मदन मोहन मालवीय आते हैं, देवदास गांधी जी आते हैं और घनश्याम बिड़ला आते हैं एवं मीरा बेन शामिल थे। ठीक है, किंतु अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 1932 में आयोजित हुआ था और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका ई वाला आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आंसर 5। ठीक है, 5 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अबुल कलाम आजाद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आनंद मोहन बोस एंड डी। और ये ऑप्शन जो है आपको फ्रेंड्स आपको समान देखने को सभी में मिलेगा। ठीक है, तो बीपीएससी का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का जो पेपर है वो सेम इसी प्रकार से आपका बीपीएससी का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें बात हो रही है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुई थी, जो कि A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी और जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे, जो 1885 में मुंबई में थे। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें आनंद मोहन बसु जो है वो 1898 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन के, भूपेंद्र नाथ बसु 1914 में मद्रास अधिवेशन के, अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 1923 ईस्वी में दिल्ली विशेष अधिवेशन के, जवाहरलाल नेहरू जो है फ्रेंड्स वो 1929, 1930, 1936, 1937 और 1951, 1953 तथा 1954 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो समझ में आप सभी को। तो यहाँ पे पूछा गया है अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति, तो सबसे अधिक बार जो अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था उसके बारे में पूछा गया है ना। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला जो व्यक्ति था अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, आंसर आपका इसमें सेकंड वाला जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बेवले योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1942, थर्ड ऑप्शन सेकंड कह रहा है 1943, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1944। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 जो है आपका कह रहा है कि बेवले योजना। ठीक है, बेवले योजना देखिए सबसे पहले आपको बता दो बेवले योजना होती क्या है। तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ विजयी हुआ और तत्पश्चात तत्कालीन क्या होता है, भारतीय वायसराय बेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी के साथ भारत के बारे में सलाह मशवरा किया और 4 जून 1945 को क्या होता है वो भारत वापस आते हैं और उन्होंने भारतीयों के समक्ष बेवेल योजना को रखा और बेवेल योजना के तहत ही 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, कब बुलाया गया था फ्रेंड्स, इसमें जो है ये बुलाया गया था फ्रेंड्स 1945, जो कि आपके इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 1945 हो गया इसका आंसर। ओके, तो इसमें आपका जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है।
चटगांव आमरी रेड उनमें से कौन संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सूर्यसेन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट? चटगांव आमरी रेड उनमें से कौन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में जो 66 क्वेश्चन आपका दिया गया इसमें जो सूर्यसेन, यानी कि मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सूर्यसेन दिया गया है, सूर्यसेन जो है वो 1894 से 1934 ईस्वी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो देखिए जो चटगांव है, चटगांव सशस्त्र कांड के मुख्य शिल्पी मास्टर सूर्यसेन ने युवाओं को संगठित किया और भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नामक सेना बनाई थी और उनके नेतृत्व में इन युवाओं ने क्या किया था? 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर तथा चटगांव के सहायक सैनिक जो थे शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ डाउट रहा करे तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 आपके सामने आ गया है। कह रहा है इसमें 67 क्वेश्चन नंबर कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकालय स्थित है। तो देखिए जो आज़ाद हिंद फौज है इसका कार्यकालय कहाँ स्थित है? तो देखिए मैं आप फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टोक्यो, सेकंड कह रहा है रंगून, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बार्लिया और डी और ई ऑप्शन जो है आपका सेम रहेगा। ओके, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? तो देखिए जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स, स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया, लेकिन इनका औपचारिक गठन जो है वो 1 सितंबर 1942 को हुआ। 7 जुलाई 1943 को इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तत्पश्चात क्या होता है? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ हुआ फ्रेंड्स? रंगून था और यही आज़ाद हिंद फौज का भी प्रधान कार्यालय माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका है बी वाला आंसर। ठीक है, आपका रंगून जो है ये करेक्ट रहेगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो रंगून में स्थित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का स्थापना किया था? तो गदर पार्टी जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए गदर पार्टी की अगर हम बात करें इसमें देखिए अच्छा पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बी डी सावरकर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि रास बिहारी बोस, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मदन मलाल धिंगरा। तो डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है आपका सेम रहेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है 1 नवंबर 1913 को, ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाल हृदयालाल ने, किसने फ्रेंड्स? नेता लाल हृदयालाल ने कहाँ पे? पंजाब के जो महान क्रांतिकारी थे कौन थे? नेता लाल हृदयालाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का गठन किया था और अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं क्या है खोली गई थी और रास बिहारी भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो गदर पार्टी की जो इसमें बैठक की बात हो रही ना, तो फ्रेंड्स गदर दल का जो गठन किया गया था वो किया गया था कब? फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाल हृदयालाल ने किया था। ठीक है, तो इसमें नेता लाल हृदयालाल का नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 3 बार गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया है कब कब हुआ, कहाँ हुआ और कितने तारीख को हुआ, किस सन में हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो मैंने आपको बताया 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वल्लभ भाई पटेल ने, सेकंड कह रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय जी ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बी आर अम्बेडकर एंड डी ऑप्शन कह रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है यहाँ पे कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सन 1930 से सन 1931 के बीच इंग्लैंड में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन,
जैसा कि मैंने आपको बताया ना, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और तीसरा जो है फ्रेंड्स 1932 में हुआ था। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है, भारत की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कौन सा ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो इसमें आपका जो है डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ गया है। यहाँ पे बात हो रही है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मदन लाल धिंगरा, सी ऑप्शन कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, जिसको पता आप लोग कमेंट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, तो इसके आंसर की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है अभिनव भारत की। तो अभिनव भारत जो है वो एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में की थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा कौन सा, विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने कहाँ पर की थी, अभिनव भारत का जो संगठन हुआ था जो फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्रांतिकारी संगठन था। और इसको जो फ्रेंड्स इन्होंने सावरकर ने लंदन में इसकी स्थापना की थी, और उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट रहेगा, विनायक दामोदर सावरकर। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा, जो अभिनव भारत संगठन है यह एक क्रांतिकारी संगठन था, और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में की थी। और उन्होंने फ्रेंड्स जो वीर सावरकर के नाम से इनको जाना भी जाता है, विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए फ्रेंड्स आ गया है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतःगोत्वा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अंतःगोत्वा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा, जिसको अगर आप समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लास में क्या होता है, जो अगर आप लोगों को कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ होती हुई डाउट रहता है तो मैं बोलती हूँ, आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, ठीक है। और अन्यथा मैं कल की क्लास में इसको सर्च करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अन्यथा क्या होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वर्षा में अवरोध आएगा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जल चक्र रुक जाएगा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जलीय जीवन के लिए नाइट अनुपलब्ध हो जाएगा, एंड ई और ये ऑप्शन आपका सेम रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जल प्रदूषण की बात हो रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जल प्रदूषण की तीव्रता होती है वो संपूर्ण परिस्थिति और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करती है, ठीक है। जल प्रदूषण फ्रेंड्स जो होता है ना, उससे क्या होता है, उसमें जो संपूर्ण जितने परिस्थिति में जो भी जीवधारी आते हैं, जीव जंतु सभी क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें जलीय जीवों को, जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर रहता है। प्रदूषक से क्या होता है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगती है, और फलस्वरूप क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही क्या होता है, शैवाल, खरपतवार आदि उग आने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। न कि जल प्रदूषण बढ़ने से ना कि आपका वर्षा में अवरोधक होगा, ना ही जल चक्र का रुक जाएगा, ना कि जल जीवन के लिए नाइट उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इससे क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इससे क्या होगा, इसमें जो जल में ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, सभी जलीय जीवों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा, आंसर आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है 71 क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, सरकार की बाग परियोजना का उद्देश्य है। तो देखिए सरकार की बाग परियोजना का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बाग की आदतों का अध्ययन, सेकंड कह रहा है विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारतीय बाग को समाप्त होने से बचाना,
डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 72 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, भारत सरकार की बात हो रही है, बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ देता है, राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित का उद्देश्य परियोजना जो है फ्रेंड्स टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है फ्रेंड्स कब की गई थी, तो इसका प्रयोग किया गया था 1 अप्रैल 1973 को इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए एक उद्देश्य बनाया जो कि 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी कि जिसे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और इस देश में कुल 25 अभ्यारण्य में बाघ परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो टाइगर प्रोजेक्ट है या फिर प्रोजेक्ट टाइगर का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय पशु बाघ को लुप्त होने से बचाना और उन्हें उचित प्राकृतिक आवास एवं अवैध शिकारियों से संरक्षण प्रदान करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर इसमें भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर दिख रहा है ये देखिए आपके सामने है, आंसर जो आपका थर्ड वाला करेक्ट होगा, ओके। सरकार की जो बाघ परियोजना का उद्देश्य होता है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यूरोप, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन है जो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीपों को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये आप इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीपों को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है और तथा ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका को महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंफर्म रहेगा आपका जो आंसर है इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 74 क्वेश्चन में कह रहा है कि मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 50, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 40, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 33 एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा, मैदान में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। तो न्यूनतम प्रतिशत क्या है याद रखिएगा। तो देखिए 74 क्वेश्चन नंबर में यहाँ बात हो रही मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु जो वनावरण होते हैं उनको, जो वन वाला आवरण होता है ना उसकी बात हो रही है। यहाँ पे उसकी न्यूनतम प्रतिशतता कितनी है, 33% है, ठीक है। इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा, वो आपका करेक्ट रहेगा 33 यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, ओके। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैदानी क्षेत्र में जो परिस्थिति संतुलन को कायम रखने के लिए न्यूनतम प्रतिशतता जो होती है वो 33% होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 75 क्वेश्चन नंबर। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है फ्रेंड्स कि परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है A.G. टांसले ने, सेकंड कह रहा है चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन कह रहा है C.C. पार्क ने एंड डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है। तो मैं आपको बता दूं जो परितंत्र होता है या फिर परिस्थिति तंत्र होता है जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है फ्रेंड्स सर्वप्रथम टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। टांसले जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, किसने किया था फ्रेंड्स, परिस्थिति शब्द का जो प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था, तो टांसले ने किया था, ठीक है। और कब किया था फ्रेंड्स, तो 1935 में किया था। और जीवीय समुदाय तथा निर्जीव वातावरण के संबंध में पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र परितंत्र जो होता है इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी तथा इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है, ओके।
आई होप समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन्होंने जो इसकी खोज इस शब्द का प्रयोग किया था, इकोसिस्टम का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम टांसले ने किया था। अगर अब बात आई कब किया था तो 1935 ईस्वी में। ओके, कब किया था फ्रेंड्स, एक बार फिर से बताइए, 1935 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एजर्सन और रीजन वाला कथन आ गया है। कह रहा है क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कारण कह रहा है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। अब यहाँ पे कुछ कूट वर्ड दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कूट वर्ड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड ई ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं सही है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 76 जो क्वेश्चन है इसमें केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जो सन 1998 में जारी विज्ञप्ति में प्लास्टिक की थैलियों की समस्या से निपटने के लिए उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका रहेगा सी वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखिए, कथन कह रहा है कि दिल्ली प्रशासन जो है वो पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। और यह घोषणा तब की गई थी जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। आर कह रहा है, कारण कह रहा है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कोट करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्या कहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें जो 77 क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा आंसर सही है? तो दिल्ली जो प्रशासन है वो पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। और यह घोषणा जो है तब की गई थी जब शासन के कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ था, यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एजर्सन क्या कहता है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो इसमें कौन सा आपका कोड वर्ड ठीक रहेगा? तो इसमें आपका देखिए फ्रेंड्स ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें आपका जो है इसमें जो है आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा।